So we were already doing this projectile horizontal projection wala thing. We had done all the theory part for the horizontal projection, and where we saw that all the motions which is in plane. So here in projectile motion, we take two directions, one along the x axis and other along the y axis, and then we divide it into two parts. एक मोशन जो x एक्सिस के along है, दूसरा जो y एक्सिस के along है. x एक्सिस के along जो मोशन होगा उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. There will be no acceleration along x axis, and along the y axis we saw कि only acceleration which was there, that was due to acceleration due to gravity. तो ये दो चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह थे. हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह भी कर लिया था क्या? ओम, हम लोगों ने फॉर्मूला भी किया था क्या ये टाइम वगैरह का? So so we will do one of the questions so that you are confident enough in attempting these kind of problems. So if you see this question, two tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter. So if you can see, there are these two tall buildings which are at a distance of 180 meter from each other, and just a second. So two tall buildings each face each other at a distance of 180 meters. So you will find this is one of the building and this is the second building, and the distance between these two buildings is 180 meter. इन दोनों building के बीच में 180 meter का distance. With what velocity must a ball be thrown horizontally from the window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second window? ओके तो एक बिल्डिंग से हम लोगों ने फेंका, यहाँ पे एक विंडो से हम लोगों ने एक बॉल को फेंका, और ये बॉल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से फेंका, ये इधर जाके ये दूसरे बिल्डिंग के इस विंडो में अंदर चला जाए. ऐसा मतलब this is the kind of motion which we will be looking at. Now the height here, height of this window is 55 meter. इसका height 55 meter है. दूसरा वाला जो विंडो है इसका हाइट 10.9 मीटर है. ठीक है, तो एक का हाइट 55 मीटर, दूसरे का हाइट 10.9 मीटर. अब हम लोग इसको प्रोजेक्शन पे ऐसे समझ लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको इस वाले चीज को मान लेते हैं वाई एक्सिस, राइट. और यहाँ पे नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, राइट का पॉजिटिव लेते हैं. अब ये देखो, ये 10.9 है, ये 55 है. अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखें, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 55 माइनस 10.9. सो दिस इज 44.1 मीटर. ओके, ये जो हाइट है. अब अगर आप देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो वैल्यू है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये जो डिस्टेंस मूव किया है, ये कितना मूव किया है? 180 मीटर मूव किया है, मतलब x जो है 180 मीटर मूव किया है. अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं. सो टाइम ऑफ फ्लाइट 180 मीटर जाना है, ठीक है. हम लोग को ये निकालना है वेलोसिटी निकाल, ये देखो इसमें ये वेलोसिटी निकालना है, किस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है, राइट. तो अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं, सो x डायरेक्शन में ux is equal to u, ax is equal to 0, राइट, और x is equal to 180 मीटर. ठीक है. y के अलोंग अगर हम बात करेंगे, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है तो y डायरेक्शन में 0 हो जाएगा.
और एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज प्लस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा जब नीचे गिरेगा, और जो हाइट नीचे आ रहा है वो आ रहा है 44.1 मीटर. दिस इज द हाइट विच इट इज फॉलिंग डाउन. तो ये जो हाइट के साथ, ठीक है, ये अब हम लोग के पास एक्सेलरेशन h पता है, uy पता है, t इससे हम लोग निकाल लेते हैं. हमारे पास जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको y डायरेक्शन के लिए अलोंग यूज कर लेते हैं. सो अलोंग y डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर. h is 44.1, uy is 0 into t plus half into 9.8 into t square. So इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये 44.1 into 2, या इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4.9 हो गया. तो 44.1 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, राइट. तो इससे अब हमारा वैल्यू जो निकलेगा 44.1 डिवाइडेड बाय 4.9, सो ये 9 आता है. So this will give you t is equal to 3 seconds. So once you have got the value of time, कितने टाइम में ये जा रहा है, और ये डिस्टेंस भी हमें पता है, राइट. तो हम लोगों को ये u का भी वैल्यू पता चल जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी होगा, बिकॉज x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है. तो इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो x जो वैल्यू है 180 मीटर, दिस इज इक्वल टू यू एक्स. एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u है और टाइम 3 है. तो u इज इक्वल टू, अगर हम लोग को निकालना होगा तो 180 बाई 3, 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हमें इसको फेंकना पड़ेगा. तो अगर दूसरे विंडो में इसको जाना है और इस पर्टिकुलर डायमेंशंस जो मेंशन है यहाँ पे, तो उसको 60 मीटर पर सेकेंड से हम लोग को थ्रो करना पड़ेगा, जिससे कि दूसरे विंडो में चला जाए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? I hope it is clear to everyone. And you guys have written it also. अगर नहीं लिखे हैं तो फिर जब हम शेयर करेंगे तब आप लिख सकते हैं इसको. You can write it later on. So I just wanted to check. Okay. Now we'll do one more question. ठीक है. If you see this third one, so it says a body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity of 19.6 meter per second. So if we are projecting a body with a velocity horizontally with a velocity u is equal to 19.6 meter per second, what time elapses before the horizontal and vertical velocities become equal? So let's say after some time at this point, the vertical velocity and horizontal velocity becomes equal. So we have to find the time at which the horizontal and vertical velocities are equal. So let's say this is Vx and this is Vy. So let at time t, horizontal velocity Vx and vertical velocity Vy are equal. So अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग बात करते हैं तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन.
तो बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वही फाइनल वेलोसिटी भी होगा। ये हम लोगों ने देखा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux will be equal to 19.6 meter per second, and acceleration along horizontal direction is 0 meter per second square. Now if we have to find the velocity vx after time t, so vx will be ux plus ax into t horizontal direction. So vx हम लोगों को निकालना है, ux is 19.6, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है, 0 into t. So horizontal directional velocity remains the same, 19.6 meter per second. Now if we are talking, let us consider the vertical motion. So in vertical motion, Vy is equal to Uy plus Ayt. Vy हमें निकालना है, Uy 0 है, Ay g और टाइम t है, तो Vy is equal to g into t. Second, first. Now since according to question, we know that we have to find the time at which Vx becomes equal to Vy. So time at which Vx is equal to Vy, Vx is 19.6 and Vy is gt. So time t is equal to 19.6 by g, or 19.6 divided by 9.8. So if you cancel this, you will get 2. So time t is equal to 2 seconds. क्लियर है बच्चों, सबको आ गया समझ? Is it clear to everyone? Okay. So let's move to the next part. So these are all horizontal projectile questions. You can try doing these. What I'll do, I'll just take a snapshot so that you can try later on. Okay. Now we'll start with angular projection of a projectile. So today what we are going to do is complete this chapter. So we'll do the angular projection as well as projectile motion on an inclined plane, both the parts. So the concept remains the same as we saw for the horizontal projection. Here also the concept remains the same. What the concept is that when you are throwing a body at with a initial velocity u, making some angle theta,
then that object moves in a projectile path. The trajectory is a projectile path, sorry, parabolic. And here also the concept is the same, that the horizontal velocity remains constant and vertical velocity keeps on changing. So if you have thrown an object with a speed, with an angle theta and speed, initial speed u, the horizontal component of initial velocity ux is u cos theta, and vertical component of the uh, initial velocity u is uy, that is u sine theta. So what you will notice is that ux remains the same throughout the motion. तो ये पूरे पाथ में जब तक ये हवा में होता है, ये पूरे टाइम इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है u cos थीटा. चेंज क्या करेगा? uy इनिशियली मैक्सिमम होगा u sin थीटा, धीरे 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 जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे uy जीरो हो जाएगा. ओनली वेलोसिटी विच इज देयर इज ux. ओके, और उसके बाद फिर से uy इंक्रीज करने लगेगा नीचे की तरफ, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फिर से वेलोसिटी इसका इस तरीके से आ जाएगा. सो बेसिकली एट एवरी पॉइंट देयर विल बी two components of velocity, x component and y component. X component of the velocity throughout the motion remains the same, the value remains the same. The y component initially decreases and then finally increases. So it is similar to an object being thrown up, okay, vertically upwards. You will find that the object initially, what happens, this object, if you have thrown it with a velocity u, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, decelerate करेगा, and when it reaches the maximum point, here the final velocity becomes zero. And then again it starts accelerating downward and it hits the ground again with velocity u only, from with the same velocity which you have thrown. So this is, in consideration that we are considering that there is no air drag, basically no friction due to air. So because if you consider friction, then in that case some energy will be lost. तो फिर जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है वो शायद सेम ना है. तो बेसिकली जिस वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर फेंका है उसी वेलोसिटी से ये वापस आएगा, कंसिडरिंग देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. ओके, एंड सो बेसिकली जो हम लोग ये देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज करेगा बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहता है. सो u cos theta remains the same, u sin theta keeps on changing. So as these components act at right angles to each other, therefore they are independent of each other. So both these velocities, ux and uy, as we have already seen, the velocities along horizontal direction and vertical direction, they are not related to each other. Why? Because they are perpendicular to each other. So effect of one velocity on the other will not be there. Okay, so the horizontal component velocity u cos theta is constant throughout the motion, as there is no accelerating force in the horizontal direction and air resistance is assumed to be zero. So horizontal velocity remains constant. Why? Because there is no acceleration along the horizontal direction and the air resistance is considered to be zero. The vertical component u sin theta decreases continuously with height h from O to H due to downward force of gravity and becomes zero at H. So at maximum height, when it reaches the maximum height, at that point, the vertical component will be zero. At point H, the object has only horizontal component velocity u cos theta, as we discussed. At the highest point, there will only be this horizontal component of velocity. Okay? Now, after this, the object moves with horizontal component of velocity u cos theta and continuously increasing vertical component velocities due to gravity pull, finally strikes at point B on OX. तो ये जो point है basically ये पहले तो decelerate करेगा और यहाँ पर से फिर से accelerate करेगा और यहाँ पे B point पे जाके hit कर देगा.
हियर AH इज रेफर्ड एज मैक्सिमम हाइट. ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, एंड OB इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज. ये जो डिस्टेंस है OB, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं. सो ये जो OB होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज भी बोल दोगे एक ही बात है, एंड दिस AH इज बेसिकली द मैक्सिमम हाइट. Okay, the object covers a horizontal distance due to horizontal component of its velocity and vertical distance due to vertical component velocity. तो एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, और वर्टिकल डिस्टेंस मूव करता है वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से. Now path of projectile, suppose at any time t the object reaches at point P x comma y. Clearly x is equal to horizontal distance traveled by object in time t, and y is equal to vertical distance traveled by object in time t. So the path of the projectile, so horizontal distance traveled by object in time t is x, and vertical distance traveled by object in time t is y. So if we write the equations along x axis as well as y axis, so क्या होता है, motion along horizontal direction OX of a projectile from O to P. Now since the velocity of the object in the horizontal direction is constant, so the acceleration AX in the horizontal direction is 0. So since the velocity of the object in horizontal direction is constant, है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो अब जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव x इज इक्वल टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. सो इनिशियल पोजीशन, लेट्स से ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो x नॉट विल बिकम जीरो, ux becomes u cos theta and ax is zero. सो इसको पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू u cos theta इंटू टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो u cos theta इंटू टी हो जाएगा. टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो x बाय u cos theta हो गया, राइट. Now motion along vertical direction OY of a projectile from O to P. So from O to P, if we are seeing the motion along vertical direction, now since the vertical velocity of the object is decreasing from O to P due to gravity, hence acceleration AY is minus g. Because object नीचे से ऊपर जा रहा है तो deceleration होगा, right? तो deceleration होगा, ये देखो O से लेके P तक जा रहे हैं. यहाँ पे if we are going from this point O to this point P, so यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिसेलरेट करेगा, तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी हो जाएगा O से लेके P तक. सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड हियर. सो एक्सेलरेशन AY इज माइनस जी, टाइम इज t, uy is u sin theta and y naught is 0, right? So now what we'll do, ये जो y का जो इक्वेशन आया सारा वैल्यूज डाल के, u sin theta t minus half gt स्क्वायर, अब t इज इक्वल टू जो हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है. सो वी नो दैट u cos theta into t was equal to x. So the value of t was x divided by u cos theta. So हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम t के जगह, इस टाइम t के जगह और यहाँ पे t के जगह ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, u x डिवाइडेड बाय u cos थीटा वाला जो वैल्यू है दोनों जगह पुट कर लेंगे. तो ये क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, मतलब x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा ये जो जो वैल्यू हम लोग डालेंगे, ठीक है, x बाय यू कॉस थीटा टी की जगह. सो ये जो हम लोग वैल्यू इसमें डालते हैं,
तो इसको उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. सो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. So this is the equation. Okay. So now what we'll do, we'll put the values here. So यहाँ पे आप ये देखो कि this is the degree 2 equation of y and x. So y and x is related. So y is a quadratic equation in x. So because it is a quadratic equation in x, so this is an equation of parabola. है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है. एंड दैट्स व्हाई द शेप इज अ पैराबोलिक शेप. Hence the path of projectile projected at some angle with the horizontal direction is a parabola. So because ये जो इसका रिलेशन इस तरीके से है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है. इसको इनफैक्ट हम लोग को याद भी रखना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि बहुत जगह ये यूज होता है. सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. इसके अलावा भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अलग फॉर्म्स हैं. So I'll just let you know. Oh, for you it is not. Yeah. So now equation of trajectory in terms of r, range. Equation of trajectory in terms of range r. जो रेंज होता है इसका, मतलब अगर कोई पैराबोलिक मोशन है तो ये जो पूरा डिस्टेंस होता है इसको रेंज कहते हैं, r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इसका जो हम लोगों का रिलेशन होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा वन माइनस x अपॉन r. सो दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. जो पाथ है ना, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जो पैराबोला का पाथ है, जो मोशन हो रहा है उसका जो पाथ है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. सो दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इज इट क्लियर? Now, so here you can see, what we were discussing, that as the object moves upward, its horizontal velocity remains the same. Its vertical velocity is changing. So initially, if you see, so it has two components. This initial velocity u has two components. One x component is u cos theta, y component is u sin theta, and acceleration in y direction is minus g, right? Now, if you see this, as this object moves upward, so you can see initially uy was lot bigger. Now the y direction velocity starts decreasing. X direction mein jo velocity hai, that remains constant here and here both. And in fact, when this object goes to the top, here you will find uy to be equal to 0, and only velocity which is there is along the x direction, that is u cos theta. And throughout the journey, the acceleration along y direction is minus g. So uy keeps on decreasing,
uy keeps on decreasing, and when the object goes down, again uy now starts increasing. Initially it was decreasing, it became 0 here at the maximum height, and then it starts increasing in the downward direction, and ux will remain constant throughout. So here you can see when it reaches the ground, this whole distance is represented as range r. So uy again becomes equal to minus u sin theta. तो जिस स्पीड से हमने इसको ऊपर फेंका था, जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनिशियली था, वही वो वेलोसिटी सेम होगा x डायरेक्शन में, राइट? x डायरेक्शन, सॉरी, जब ये वापस आता है इस पॉइंट पे, तो उस समय वेलोसिटी सेम रहेगा y डायरेक्शन में, ओनली द डायरेक्शन will change. The magnitude remains same. So initially also uy was equal to u sin theta, and here also uy you can see is equal to minus u sin theta. Ux remains same as u cos theta in both the cases. So ux is equal to u cos theta in both the cases. Now let's see this time of flight. So we have derived the formula for equation of trajectory. Now we'll see the equation. We will see the relation for time of flight. So we know that the time taken by the object, because the motion is symmetrical, O से लेके H तक जो लेफ्ट साइड में है, और H से लेके वापस जो ये B पे पहुंच रहा है, ये जो राइट साइड में है. सो बिकॉज द मोशन इज सिमेट्रिकल, राइट, तो उसके वजह से लेफ्ट साइड का जो मोशन है और राइट साइड का जो मोशन है, ये दोनों सेम होता है, राइट. सो अब u का दो कंपोनेंट है. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ u. वन इज u cos theta and other is u sin theta. So u cos theta remains the same as we have discussed. Now the time taken for the object to go from O to H, let's say, is small t. Then the time taken for the object to come from H to B is again time t only. ठीक है, तो जितना टाइम इसको O से H तक आने में लगेगा, उतना ही टाइम H से B तक आने में लगेगा. सो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, जब ऊपर जा रहा है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और नीचे जब आ रहा है उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. सो द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट. जब ऊपर जा रहा है इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, और जब नीचे जा रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट. नाउ वी नो दैट एज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to H इज सिमेट्रिकल टू दैट फ्रॉम H to B. जैसा O से H में मोशन है, वैसा ही H से B में मोशन है. सो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम ऑफ एसेंट is equal to time of descent, and that is equal to t, right? So ऊपर जाने का जो टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने का जो टाइम है इसको हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल है. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट is equal to time of ascent plus time of descent. So capital T is small t plus small t. This is twice of t, right? So small t is equal to capital T divided by 2. So at the highest point H, the vertical component velocity of the object becomes 0. So at this highest point, vertical component becomes 0. Only component which is there is the horizontal component. So let us now solve it using this vertical motion वाला concept. तो उसमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नो दैट इन y डायरेक्शन, हम लोग मोशन y डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो u sin थीटा है. Acceleration along y direction is minus g when the object is going up from here to here. Now during this journey, acceleration ay is equal to minus g, right? Now time taken to go from O to this maximum height H is the half of the total time period. Total time of flight जो यहाँ से यहाँ तक है, उस टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लेते हैं. तो टोटल टाइम अगर कैपिटल टी है तो उसका हाफ t/2 में ये ऑब्जेक्ट O से लेके H तक पहुंचेगा. Velocity in the y direction, maximum velocity in the y direction is equal to 0. So now
I'm sorry. So in that case, okay, so Vy is equal to Uy plus Ayt. If we put the values, so Vy, final velocity along y direction is 0. Uy is u sine theta minus of g into t by 2. So if you solve this, we'll get total time of flight t is 2u sine theta upon g. So in angular projection of a projectile, time of ascent is equal to time of descent, that is time of flight by 2. So these are the concept which we have used. So this is the total time of flight. So ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना है, t is equal to 2u sin theta upon g. Now we'll see the maximum height, how to calculate the maximum height. So maximum height, यहाँ से यहाँ जाने का जो maximum height है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी उसी तरह से ये रिलेशन को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो उनको डाल देंगे, तो मैक्सिमम हाइट h जो आएगा दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. Okay, so I'm not going into derivation. Why? Because it's not needed for you, because you have already cleared 11th and 12th, and now you will only sit into competitive exams, so their derivations are not being asked. So that's why I'm skipping these derivations. We'll just look into the application part of these. Now horizontal range उसी हम लोग क्या करेंगे, u cos theta into time of flight कर देंगे तो horizontal range निकल जाएगा, that is u square sin 2 theta by g. तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गया. पहला टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin theta upon g. हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट h is equal to u square sin square theta upon 2g, और the range r is equal to u square sin 2 theta upon g. So these are the three formulas which we'll be using for the numericals. Now maximum horizontal range. So when is the range maximum? When theta is equal to 45 degree. तो मैक्सिमम के लिए देखो रेंज का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. वी नो दैट फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा. भाई साइन जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है. तो बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो साइन 2 थीटा अगर 1 हो गया तो इसका मतलब 2 theta is equal to 90 degree. We know that sin 90 degree is 1. So because 2 theta is equal to 90 degree, the value of theta angle is 45 degree, right? So the angle theta is equal to 45 degree. So maximum horizontal range if we have to calculate, so this is u square sin 2 theta by g. So the maximum range, if we put the value of sin 2 theta as 90 degree, then the maximum range r max sin 2 theta is 90, so sin 2 theta is 1. So in that case maximum range will be equal to u square by g. So this is the maximum range. So hence to achieve the maximum horizontal range, the object should be projected at an angle of 45 degree with the horizontal velocity. Okay, so horizontal direction से 45 डिग्री एंगल पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा. और यही कॉन्सेप्ट सारे एथलीट्स भी यूज करते हैं जब उनको लॉन्ग जंप या जेवलिन थ्रो या क्रिकेट बॉल थ्रो करना होता है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक अगर पहुंचाना होगा तो थीटा 45 डिग्री रख के ये लोग इसको फेंकते हैं, सो दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स द मैक्सिमम डिस्टेंस. Now two angles of projection for the same horizontal range. We know that the range is sine u square sine 2 theta by g. So what we observe is the range is same for two angles, for theta and 90 minus theta. So for angle theta as well as 90 minus theta, the range remains same. Okay.
So for example, let's say if we have taken theta as 30 degrees, so for 30 degree as well as 60 degree, both these angles, the range is same. Okay. So this is what is, mentioned here. So thus the horizontal range is same whether the angle of projection of an object is at theta or 90 minus theta. So if you understand this, let's say एक थीटा पे किसी एंगल इसको फेंका और दूसरे में 90 माइनस थीटा पे अगर इसी को फेंका, दोनों केस में और सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी u से फेंका है, तो इन दोनों का जो रेंज होगा वो रेंज दोनों केस में सेम होगा, r के बराबर है. ठीक है. The horizontal range is same in both the cases. So example you can see here. Okay. So for theta as well as 90 minus theta. So 90 minus theta is from the x-axis. So from the y-axis it will be theta only. So whether you take an object thrown with a velocity u making angle theta with horizontal or making angle theta with vertical, both these projectiles will have same range. Also, this, what does this graph show is that you can see that at theta is equal to 15 degree as well as 75 degree, the range is same. For 30 and 60, the range is same. And at theta is equal to 45 degree, it is maximum. Now velocity of projectile at any time. So, you can calculate the velocity at any time by using the formulas. And so for example, along x-axis, we know that it is always going to be u cos theta. So velocity in x direction is u cos theta after time t. And along y direction, if you see, so along y direction, it is u sin theta minus gt. Now what we'll do, if we have to find the final velocity v, so this will be v is equal to root under vx square plus vy square. So this is the value of the final velocity. So this is what is mentioned here. Okay. So here you can see that this was vy was u sin theta minus gt and vx is u cos theta. We have taken a square and calculated it. The formula need not be remembered. Why? Because we will be doing this every time when we have to calculate here. And ये जो एंगल है, ये अगर हम लोग को किसी भी टाइम पे एंगल निकालना है कि क्या एंगल, मतलब किस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मान लो बीटा इज द एंगल विच इट मेक्स विद द वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो उस केस में जो बीटा का वैल्यू होगा, tan बीटा का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स. वी वाई का वैल्यू है हमारे पास u sin थीटा माइनस जी टी और vx का वैल्यू है u cos थीटा. ठीक है. अब इनको डिवाइड कर देते हैं. u sin थीटा बाय u cos थीटा हो गया tan थीटा माइनस जी टी बाय u cos थीटा. सो tan थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा. This is tan beta. Is this clear to everyone? Now, the last concept which is there in the projectile motion. So the concept is of projectile on an inclined plane. So again, we'll not get into the derivation of that. You should remember the formula. The concept I'll definitely discuss. तो वहां पे जैसे हम लोग करते थे, है ना, देखो दो तरीके से इसको किया जा सकता है. एक तो जब x एक्सिस हम लोग मान लेते हैं इंक्लाइन के लॉन्ग और y उसके परपेंडिकुलर, एक तो ये तरीका है. और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में करते थे वैसे करके भी कर सकते हैं. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. Now let's say that
ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो हॉरिजॉन्टल से है वो बीटा है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे तुम एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो जिसका कि एंगल जो इंक्लाइन प्लेन के प्लेन से जो ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल, ये जो इनिशियल वेलोसिटी यू, वो अल्फा है लेट से, राइट। अब रेंज अगर अप द इंक्लाइन, मतलब एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन के ऊपर फेंकते हैं, मतलब इस तरफ से ऐसे फेंक रहे हैं, ये पहला वाला केस है। सो ये जो केस है, दिस इज अप द इंक्लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द इंक्लाइन। तो उस केस में रेंज जो होगा, रेंज मतलब रेंज इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अलोंग द इंक्लाइन जो रेंज है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेंज कह रहे हैं। तो रेंज जो ऊपर की तरफ होगा, दैट इज 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। और जब नीचे फेंकते हैं, जैसे इस केस में, इस केस में ये एंगल देखो, ये इसका तो इंक्लाइन का तो बीटा है, और इंक्लाइन से जो एंगल बना के फेंक रहे हैं वो अल्फा एंगल पे फेंक रहे हैं। तो उस केस में जो इसका रेंज होगा, यहाँ पे जो ये रेंज हो गया आर, तो वो जो रेंज है दैट इज 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ऊपर जा रहा था तो कॉस अल्फा प्लस, बाकी सब सेम है, 2u² साइन अल्फा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है। चेंज क्या कर रहा है, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा हो रहा है और यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जा रहा है, ठीक है। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, उसी तरह 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में सेम रहता है, ऊपर फेंको या नीचे फेंको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज निकालना है ना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब ऊपर फेंक रहे होते हो π/4 माइनस β/2 होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। सो हियर अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो अल्फा का वैल्यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज π/4 माइनस β/2 हो जाएगा, एंड दिस इज π/4 प्लस β/2 डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। जब ऊपर से नीचे फेंक रहे होते हैं तो π/4 प्लस β/2 एंगल पे फेंकेंगे, और सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अप द इंक्लाइन माइनस β/2, डाउन द इंक्लाइन प्लस β/2। मैक्सिमम रेंज हम लोग को निकालना है u²/g 1 प्लस साइन बीटा, और यहाँ पे u²/g 1 माइनस साइन बीटा। I hope this is clear to everyone. Okay. So आपसे पूछ रहा है find the angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal. So we have to find the angle of projection at which maximum range and horizontal range and maximum height are equal. Horizontal range r is equal to u² sine 2 theta upon g. Okay. And maximum height h is equal to u² sine square theta upon 2g. Now since r is equal to h, you will get u² sine 2 theta by g is u² sine square theta upon 2g. u² gone, g and g gone. So sine theta is written as 2 sine theta into cos theta, and this is sine square theta upon 2. अब एक साइन थीटा तो यहाँ पे इससे कट जाएगा, बचा यहाँ पे साइन थीटा, 2 को उधर लेके चले जाएंगे। सो दिस विल गिव यू 4 इज इक्वल टू कॉस को लाके डिवाइड कर दो, सो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो दिस विल गिव अस tan theta is equal to 4. Theta is equal to
tan inverse 4. So 75.9 degree. 0.9 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो 58 मिनट आ जाएगा. सो दिस इज द थिंग. Is it clear to everyone? Now this question, if you see, here the question says calculate the horizontal distance traveled by a ball thrown with a velocity 20 root 2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. So we have to throw this ball in such a way that it just reaches the ceiling without touching it. It just passes through it without touching it. So the maximum height which it can go, so hitting us the ceiling of auditorium of height 20 meters. So maximum height h is equal to 20 meter. We have to calculate the distance traveled by the ball thrown with a velocity 20 root 2 meter per second. So u is equal to 20 root 2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. Okay. Use g is equal to 10 meter per second square. Okay. Now, so we have to find the range r. Okay. R is u square sine 2 theta by g. And what is given is h is equal to u square sine square theta upon 2g. H ka value is given as 20. So 20 is equal to u square by 2g into sine square theta, or 2 u square by g ka value is 40 is equal to u square by g into sine square theta, or u square by g is equal to 40 by sine square theta. First equation. Now if we have to find the value of r, so this will be equal to r is equal to u square sine 2 theta u square into अच्छा यहाँ पे ना ये वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है, इसको ये जो मैक्सिमम हाइट वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा u square by g. U is 20 root 2. So 20 root 2 का whole square divided by g means 10 is equal to 40 by sine square theta. So this will give us sine square theta is 20 square is 400 into 2, 800 by 10, 80, 40 by 80, 1 by 2. So this will give us sine theta is equal to 1 by root 2, or theta is equal to 45 degree. Once we have got the value of theta, now we can calculate the range. R is equal to u square sine 2 theta by g
So which is equal to r is equal to u square again is 20 root 2 ka whole square, that is 800 divided by 10. Sine 2 theta means sine of 90 degree. So range r is equal to 80 meter. So the data which was given to us, from that we calculated the angle theta. Which angle, at what angle it is being thrown, we can calculate the value of theta. Once you have got the value of theta, you already know the value of u and g, which is given in the question. You will put these values here in this equation and hence calculate the value of the range of the horizontal range of the projectile motion. Is it clear to everyone? Okay. So, this chapter is over. We had to do this much only in motion in a plane. Next class, we can start Newton's laws of motion. So, I'll send you DPP based on this, which you can practice at home for the chapters which we have done. So, I think I've shared earlier, I think I've shared one or two DPPs with you. Whatever remaining chapters which we have covered and I have not shared the DPP, I'll do it today by evening today, and so that you can practice and then prepare yourself for the first mock test which is going to come. Okay, बच्चों? ठीक है? So we'll stop here for the day. Okay.